नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ की बात। आज हम बात करेंगे दिमाग से जुड़े रोग की, यानी अल्जाइमर, जो रोग भूलने का रोग है। इसका नाम अलोइस अल्जाइगर पर रखा गया है। इस बीमारी के लक्षणों में याददाश्त की कमी होना, निर्णय न ले पाना, बोलने में दिक्कत आना या फिर इसकी वजह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याओं की गंभीर स्थिति आदि शामिल है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सर में कई बार चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका भी बढ़ जाती है। अमूमन 60 वर्ष की उम्र के आसपास होने वाली इस बीमारी का फिलहाल कोई स्थायी इलाज नहीं बताया जा रहा है। तो आज इसी से जुड़ी हम बात करेंगे। हमारे साथ थोड़ी देर में हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि आखिर ये बीमारी क्या है, किस तरह से ये हमारे दिमाग पर असर करती है, इसके क्या कारण है, लक्षण क्या है, वो सारा समझाने की कोशिश करेंगे। अल्जाइमर क्या है? अल्जाइमर रोग एक मानसिक विकार है, यानी मानसिक से जुड़ा है, मानसिकता से जुड़ा है। और इससे क्या क्या और चीज़ें हैं, मरीज की याददाश्त कमज़ोर होना या फिर हो जाती है, ये भी अल्जाइमर का एक हिस्सा है। इसके साथ साथ अल्जाइमर का असर दिमाग के कार्यों पर पड़ता है, यानी दिमाग के जो भी कार्य हैं, अमूमन ज़्यादातर कार्य दिमाग के ही हैं, और अगर इसमें होता है तो दिमाग के कार्यों पर असर पड़ सकता है। अल्जाइमर रोग विशेष रूप से बुजुर्गों को प्रभावित होता है, यानी जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है, जिसकी उम्र बढ़ जाती है, उस पर सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके साथ साथ इसके कारण क्या हैं? सबसे पहला, बढ़ती उम्र, यानी उम्र का बढ़ना इसके सबसे बड़ा कारण है। और हमने अपने घर में भी, अपने आसपास में भी देखा है किस तरह से बुजुर्गों को जो याददाश्त है वो थोड़ी कम होने लगती है। सिर में चोट लगना, अगर सिर में चोट लगती है तो ये भी इस बीमारी का एक कारण बन सकता है। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण भी एक कारण बन सकता है, यानी हमारे जो आसपास जो हमारा पर्यावरण है, अगर वो दूषित होता है, उसके वहाँ से भी हमारे ये एक कारण बन सकता है। सोने का गलत तरीका, अत्यधिक शराब का सेवन, यानी ज़्यादा अगर आप शराब का सेवन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप शराब पीते हैं, तो वो भी एक कारण बन सकता है। सोने का गलत तरीका भी इसका एक कारण हो सकता है, यानी ये भी आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। उच्च कोलेस्ट्रॉल, ये भी एक इसका मुख्य कारण हो सकता है। उसके अलावा परिवार में पहले से ही किसी को यह बीमारी होना, यानी जेनेटिकली उससे भी ये बीमारी हो सकती है, वो भी एक कारण हो सकता है। लक्षण पर जल्दी नजर डालते हैं। चीजों को भूलना, ये भी एक लक्षण है। परिवार में पहले से किसी को यह बीमारी होना एक लक्षण हो सकता है। चीजों को भूलना, जैसे हमने पहले भी कहा। सोचने समझने में मुश्किल होना, ये एक लक्षण हो सकता है। इससे आपको पता लग पाएगा। नई चीजें सीखने की क्षमता में कमी, लोगों को पहचानने में मुश्किल होना, कई सारे ऐसे लक्षण हैं जिससे आपको पता लग पाएगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलना चाहेंगे क्योंकि अब इस जो विषय है इस पर चर्चा शुरू करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नरेश चावला जी जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल से हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। और जो दूसरे हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर अनुपमा धामिया जी हैं, मनोचिकित्सक हैं और आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। नरेश जी, जिस बीमारी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो विषय आज हमने चुना है, सबसे पहले मैं चाहूंगा अल्जाइमर का है क्या, ये किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, कैसे हम इसको जो है वो लोगों को समझा सकते हैं, एक साधारण शब्दों में अगर समझाने की कोशिश करें तो? आज आपको मैं कहूँगा, ये टॉपिक आपने जो लिया है, ये पहले हम समझते थे कि अल्जाइमर सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, विदेशों में होता है, लेकिन पिछले कुछ समय से जैसे जैसे हमारा लोगों का लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, अल्जाइमर हमारे देश में बहुत कॉमन हो गया है। जैसे कि आपने ग्राफिक्स में बताया, ये है क्या? ये बेसिकली एक भूलने की, और अगर दो शब्द कहे जाएं, भूलने की और कंफ्यूजन की। जो अल्जाइमर्स का मरीज है, ये एक दिन में शुरू नहीं होती, इसकी बकायदा 7 स्टेजेस होती हैं। ये अक्सर 50-60 के बाद स्टार्ट होता है। जो आपने कुछ फैक्टर्स बताए, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो डिस्लिपिडीमिया हो, स्मोकिंग हो, एक्सेसिव अल्कोहल हो, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स इंक्लूडिंग पोल्यूशन, ये सब फैक्टर्स हैं। ये नहीं कि सब कोई हो जाएगा। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो जेनेटिक फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट। और पेशेंट ऐसे स्टार्ट होगा कि ठीक ठाक था 60 साल तक, एकदम उसको थोड़ा वो हल्का कंफ्यूज रहेगा, फिर उसको भूलना शुरू हो जाएगा। इसकी 7 स्टेजेस हैं। धीरे धीरे बढ़ते 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 इतना बुरा हाल हो जाएगा कि वो आदमी
अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाएगा। इसलिए एक ऐसी बीमारी है, सबसे बड़ी खासियत क्या है इसकी कि इट इज ए प्रोग्रेसिव डिसीज। प्रोग्रेसिव का मतलब ये धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएगी। इलाज ये समझ लीजिए कि दवाओं के इलाज तो बहुत ही कम है, जो भी इलाज हैं वो केयर के इलाज हैं। केयर का मतलब फैमिली मेंबर्स या दूसरा कोई जन उनको सपोर्ट नहीं करेगा तो पेशेंट का रोज कोई ना कोई नुकसान हो सकता है। तो आपके दर्शकों को मैं बताना पसंद करूंगा कि घर में किसी भी बड़े बूढ़े को देखें, वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, फिर धीरे धीरे भूलते हैं, फिर वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, कहीं शोर होता है वहां जाना पसंद नहीं करते, कोई उनको वो किसी भी चीज से स्टिमुलेट हो जाते हैं, दूर भागते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अल्जाइमर्स की मैं कहूंगा कि मेन सिम्टम्स हैं। तब पेशेंट माइंडेड लोग अपने मरीज को बहुत जल्दी न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके नहीं जाते हैं। तो पहला डायग्नोसिस जो करेगा वो परिवारजन ही कर पाएंगे, फिर उनका जो फैमिली फिजिशियन है वो देखेगा और शक करेगा। माइंड इस बीमारी का कोई लेबोरेटरी टेस्ट नहीं है, इट इज ए मेडिकल डायग्नोसिस, यानी कि सिम्टम से ही डायग्नोस होगा। कहने को हम एमआरआई ब्रेन का करवा सकते हैं। जी, जैसे हमने एक कारण बताया कि बढ़ती उम्र एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, उसके अलावा या सर में चोट लगती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम कोई समस्या होती है तो इस तरह की बीमारी होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो क्या अगर हम इस एंगल से देखें, इस कोण से देखें कि या सिर में चोट नहीं है या बढ़ती उम्र नहीं है, क्या युवाओं में भी इसका असर पड़ सकता है नॉर्मली? यूजुअली नॉट। कहने को तो केस 30 इयर्स में भी रिपोर्ट किए गए हैं, बट मोस्टली शीतल इट स्टार्ट्स 50 to 60 इयर्स। जो एवरेज एज कही जाएगी वो 60 प्लस ही कही जाएगी। जो बार बार आप चोट का जिक्र कर रहे हैं, हमने जो देखे हैं वो चोट के कम केसेस देखे हैं। हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, अल्कोहल, इनकी सुविधा की है। वो ऐसे लोग देखे हैं जो पहले जवानी में कहीं बहुत ही ग्रुप ए पर्सनालिटी थे, थोड़े बेचैन रहते थे, अच्छा सोते नहीं थे। एक अच्छी स्लीप ना होना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अल्जाइमर्स को थोड़ा सा बढ़ाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा, इट वाज कंसीडर्ड ए वेरी कॉमन डिसीज इन वेस्टर्न वर्ल्ड। पिछले 2 डेकेड से हम देख रहे हैं, 3 डेकेड से इंडिया में भी इट इज ग्रॉसली अंडर डायग्नोस्ड, बट काफी ज्यादा पाई जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, अनुपमा जी हैं, डॉक्टर अनुपमा जी। डॉक्टर अनुपमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। मैं इसी सवाल से आगे बढ़ूंगा और जानना चाहूंगा, क्या जो 60 से 70 वर्ष से ऊपर चले जाता है, अधिक आयु में चले जाता है, तो क्या 100% या 100% जो है वो उनमें चांसेस, संभावनाएं रहती हैं इस तरह की चीजों की, या फिर उसमें भी कुछ ही प्रतिशत जो है वो लोग इसकी शिकंजे में आते हैं? जी, अमूमन देखा जाता है कि 60 से 65 या 70 साल की उम्र के लोग ज्यादातर इसके शिकार होते हैं, और ज्यादातर ये जो है जिनमें स्ट्रेस होता है, ज्यादा तनाव होता है, ये बीमारी उनमें अमूमन पाई जाती है। और ये एक दिमाग की सेल्स में बीटा एमिलॉइड नामक प्रोटीन के जम जाने की वजह से होती है, जिससे दिमाग सिकुड़ने लग जाता है और दिमाग की कार्य क्षमता खराब होने लगती है। तो ये एक तरह का फॉरगेटफुलनेस है, जिसे हम भूल जाने की बीमारी का नाम देते हैं। डॉक्टर अनुपमा जी, कारणों की बात करें, हालांकि कुछ कारण हमने भी बताए, लेकिन कारणों की अगर हम बात करें तो किस किस तरह के मुख्य कारण हो सकते हैं इस बीमारी के पीछे, कैसे ये बीमारी हो सकती है? जी, इसके मेन कारण है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। यदि आपके माता पिता में से किसी एक को ये बीमारी है तो पूरे चांसेस रहते हैं कि बच्चों में इस तरह के, सिबलिंग्स में या बच्चों में इस तरह के बीमारी देखने को मिलती है। और दूसरा कारण ये है वातावरण, जिसमें मैं 2 तरह से डिवाइड करना चाहूंगी। एक तो है साइकोलॉजिकली एटमॉस्फेयर, साइकोलॉजिकल वातावरण, और दूसरा रहेगा प्रदूषण। साइकोलॉजिकल वातावरण में रहेगा कि आपके घर में यदि स्ट्रेस है, तनाव है, तो वो भी आपको अफेक्ट करेगा। और दूसरा है वातावरण, जिसमें प्रदूषण मेन रहेगा, कि यदि कोई बाहर का प्रदूषण है, जहरीला वातावरण है, हवा है, तो वो सिर्फ फेफड़ों को ही अफेक्ट नहीं करता है, वो आपके खून में जमकर, आपके खून में आकर आपके दिमाग में भी आपको असर करता है। तो ये सब कारण हैं। और
जिसकी वजह से ये चीज अफेक्ट करती है आपको। ठीक है। डॉक्टर साहब वापस आपके पास आना चाहूँगा। डॉक्टर नरेश जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा इसके कितने परिणाम घातक हो सकते हैं। याददाश्त तो चली जाएगी, उसके अलावा क्या कुछ चीज़ें इससे हो सकती हैं, हमारे शरीर पे कितना असर पड़ सकता है? देखा, जैसे कि शीतल मैंने पहले बताया, इसका मेन सिम्टम है पेशेंट थोड़ा सा हमेशा, याददाश्त तो उसकी जाएगी से जाएगी, हमेशा परेशान रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, फालतू लोगों से बातचीत नहीं करेगा, कहीं शोर शराबा होगा तो वहां एकदम और परेशान हो जाएगा। तो सबसे जो बुरा हाल है वो है कि पेशेंट अपने आप पे नहीं रह पाएगा। अपने आप का मतलब ही कैन नॉट लुक आफ्टर हिमसेल्फ। जैसे जैसे बीमारी एडवांस होगी, उसका खाना, उसका कपड़े पहनाना, उसको खाना खिलाना, ये काम खुद भी नहीं करता। दैट मींस समवन विल हैव टू असिस्ट हिम। असिस्ट मतलब कि केयर ही इसका मेन राजा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग अल्जाइमर्स के प्रति बहुत जागरूक हैं। ओल्ड एज होम्स हैं और बकायदा एल्डरली केयर होम्स हैं जिनमें ये प्रॉपर अच्छी केयर दी जाती है। वहां ऐसा स्टाफ को ट्रेन किया जाता है कि जिससे कि उस अल्जाइमर्स के पेशेंट की अच्छी की जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में तो मेरे हिसाब से, जैसा कि मैंने शीतल पहले भी कहा, इट इज ग्रॉसली अंडर डायग्नोज्ड। डायग्नोज ही नहीं हो पाता। ठीक है जी, बूढ़ा हो रहा है जी, चल रहा होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप अपने घर में किसी बड़े बूढ़े को ऐसा देखते हैं तो उसको बाकायदा फिजिशियन के पास और फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जरूर जाइएगा। इसको जस्ट एजिंग मत समझिएगा। और आपने कहा इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। पेशेंट शायद जल्दी मरेगा या नहीं मरेगा वो एक अलग चीज है, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत खराब हो जाती है। दैट मीन उसको प्यार चाहिए, उसको दुलार चाहिए, उसको केयर चाहिए। दैट काइंड ऑफ केयर नहीं, इट इज अ डे टू डे केयर। नहलाने से लेके, खाना खिलाने से लेके, कपड़े पहनाने से लेके, शेव करवाने से लेके, इस किस्म की केयर चाहिए। दैट मींस पेशेंट को लगे कि मुझे एक फील गुड हो रहा है। फील गुड फैक्टर बहुत ही जरूरी है। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है कि जो कभी जवानी के लोग रहे हैं, जो बहुत बेचैन रहते थे, बहुत प्रोग्रेसिव थे, बहुत तरक्की की, बहुत पैसा कमाया, सब कुछ किया, तो ऑल एट वंस देखा कि ये आदमी ढल गया है। उसको जरूरी ढलना मत समझिएगा। इसका नाम है, इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन कॉल्ड अल्जाइमर्स। और जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं, ट्रीटमेंट्स हैं उसमें एसेंशियली केयर केयर केयर। देयर आर नो मेडिसिन जो इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो पेशेंट को लगना चाहिए कि मेरी घर में परवाह की जा रही है। द फैमिली मेंबर्स हैव टू बी ट्रेन्ड बाय द फिजिशियन और द न्यूरोलॉजिस्ट। वो कहीं अगर ओल्ड एज होम, ओल्ड एल्डरली जो होम्स बने हुए हैं उसमें अगर एडमिशन मिल जाता है, वहां जो स्टाफ होता है वो उनकी उस हिसाब से केयर करता है। ऐसी केयर मिले तो मैं समझता हूँ पेशेंट लंबा भी जी सकते हैं और अच्छा भी जी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर नरेश जी। डॉक्टर अनुपमा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सावधानियों की बात करें तो किस तरह की सावधानियां बरतना बेहद ज़रूरी हैं ताकि हम इस बीमारी से पहले ही सुरक्षित रह सकें। घर पर हम क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से घरेलू स्तर पर ही हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं? जी, इसमें हम इन चीजों को ख्याल रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट में हम बैलेंस डाइट ले सकते हैं, ताजे फल और सब्जियां शामिल करें, ट्रांस फैट वाले तेल इस्तेमाल ना करें बिल्कुल भी, अपने बीपी को कंट्रोल में करें, और कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते रहें, बार बार प्रॉपरली चेक करें और डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाते रहें, स्मोकिंग को कंट्रोल में करें। ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की रिसर्चेज हुई हैं कि अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो आप अल्जाइमर जैसी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और इस तरह की अगर हम अवेयरनेस रखते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि हम इस बीमारी के ट्रैप में नहीं आते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ज़रूरी है कि जो भी बीमारी हो उसके लिए हमें हेल्दी डाइट चाहिए, या हेल्दी डाइट ऐसे भी खाना बेहद ज़रूरी है ताकि हम बीमारियों से दूर रहे, बैलेंस डाइट जैसे आपने कहा। लेकिन डॉक्टर अनुपमा, अगर इस बीमारी की बात करूं तो क्या अगर डाइट में कोई ऊपर नीचे होता है तो क्या उससे इसके चांसेस हो सकते हैं? चाहे वो जंक फूड की बात करें, चाहे वो आजकल का जो फूड, स्ट्रीट फूड खाया जाता है, क्या वो भी एक कारण इसके लिए बन सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर में रहते हैं और आज का जो लाइफस्टाइल है, अगर हम वो हेल्दी नहीं रखते हैं तो हम, जो कि कोई भी इंसान होता है जो डिजीज प्रोन होता है, तो ये सब चीजें
एडिशनल फैक्टर का काम करती है उस चीज में। तो हमें ये जरूर चाहिए कि हम प्रॉपरली डॉक्टर के पास जाएं और अपना चेकअप करवाते रहें, काउंसलिंग वगैरह लेते रहें उनसे, और हम अपनी फैमिली वैल्यूज को भी महत्व दें डाइट वगैरह के साथ साथ। तो मेरी राय में ये सब चीजें, जिससे हम पॉजिटिव वाइब्स अपने चारों तरफ इकट्ठी करते रहें, तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं प्रॉपरली। ठीक है। एक और सवाल रहेगा, मेंटली और फिजिकली कितना स्ट्रांग रहना जरूरी है हमें? एस्पेक्ट बिल्कुल फायदेमंद रहते हैं कि हम फिजिकल, दो ही एस्पेक्ट होते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट और मेंटल एस्पेक्ट। फिजिकली भी हम अपने आप को फिट रखें और मेंटली भी हम अपने आप को फिट रखें। हम दोनों ही तरह से चेकअप करवाते रहें। कई बार हम क्या होता है कि फिजिकली एस्पेक्ट की तरफ तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट को हम नजरअंदाज करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दोनों ही तरह से हेल्थ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, हमारी फिजिकल एस्पेक्ट भी और मेंटल एस्पेक्ट भी। तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना चाहिए बराबर। तो हमें इन दोनों एस्पेक्ट को कवर करके चलना चाहिए हमेशा के लिए। डॉक्टर चावला जी, आपका रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर चावला जी, आजकल की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है, चाहे वो काम के नज़रिए से देखें या फिर मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल देखें, तो कुल मिलाकर स्ट्रेस जो है या डिप्रेशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, खासतौर पर युवाओं को भी। तो ऐसे में इसको बैलेंस रखने के लिए या इन चीज़ों से सतर्क रहने के लिए लोगों को क्या कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि हमें जो हमारा जो ब्रेन है उससे संबंधित कोई बीमारी हमें ना हो, हम उससे बच सकें? क्योंकि ब्रेन ही हमें कंट्रोल करता है, हमारी सारी चीज़ें ब्रेन पर ही डिपेंड है। तो हम उसमें जो है वो सुरक्षित रह सकें, हमारा जो जीवन है, आगामी जो जीवन है, वो भी सही सुरक्षित रह सके। शीतल, अल्जाइमर्स को एक ऐसी बीमारी कहा जाएगा जो कि मॉडर्न जीवन की इजाद है। व्हाट इज मॉडर्न जीवन? मॉडर्न जीवन में क्या है? इंसान हाथ पैर ज्यादा मारता है, बेचैन ज्यादा करता है, बिल्कुल, चाय ज्यादा पी रहा है, कॉफी ज्यादा पी रहा है, स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है, अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर रहा, जंक फूड ज्यादा खा रहा है। तो इन इन चीजों की एनवायरनमेंट कह पाएंगे, बट ये सारे फैक्टर्स हैं। अब अलोंग विद द अदर लाइफस्टाइल बीमारियां जो कि मैं पहले बोल चुका हूं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, ये सब कंट्रोल हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, अगर हम शुरू से राइट फ्रॉम एज आवर एज स्टार्ट्स हम थोड़ा शांत रहते हैं, मैं नहीं कहता इंसान को तरक्की नहीं करनी चाहिए, लेकिन इंसान को बेचैन नहीं करना चाहिए, स्ट्रेस्ड नहीं रहना चाहिए, अपना नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर अल्कोहल लें तो कम लें, स्मोकिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, फिटनेस पे ध्यान दिया जाए, ओबेसिटी ना हो। अगर हम शुरू से ही जैसे हम जागरूक रहते हैं, आज जो हमारे श्रोतागण आज प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर इसी चीज को, इस जीवन शैली को अपना लेते हैं, प्लस कुछ जेनेटिक फैक्टर्स नहीं है, तो मैं समझता हूं कि अल्जाइमर्स का इंसिडेंस हमारे देश में बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ इसलिए रहा है कि वो बुराइयां जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते थे, वो बुराइयां हम स्वीकार कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, जो हमारे ताल्लुकात बिगड़ रहे हैं, जो एक जो ज्वाइंट फैमिलीज थी जिसमें एक भाई चिंता करता था, बच्चे माँ बाप की चिंता करते थे, चाचा चाची की क्या करते थे, मामा मामी क्या करते थे, वो चीज खत्म हो गई है। उससे क्या हो गया है, हमारा मन एक्सपोज हो गया है। तो जो ये मेंटल फैक्टर्स हैं, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं कहीं ना कहीं। अगर कहीं ना कहीं हमें कि शहर में कोई केजी घर के 20 लोग इकट्ठे रहेंगे तो नहीं रह पाएंगे। तो जो इन चीजों को अगर हम दूर करें, तो मैं समझता हूं कि हम अल्जाइमर से काफी हद तक बच सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, दो व्यक्तियों की बात करें, मान लो एक व्यक्ति, उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, तो मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो शराब पीता है, शराब का सेवन करता है और वो अपनी उम्र की पड़ाव पर है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है वो नॉर्मल है, वो शराब का सेवन नहीं करता। एक उम्र के पड़ाव पर जब वो 60 से ऊपर चले जाते हैं, तो उन दोनों में हम कैसे अंतर कर सकते हैं, खासतौर पर इस अल्जाइमर को लेकर? अगर दोनों लोगों को हम एक तराजू में तौलें, दोनों को अंतर करें, तो क्या अंतर हो सकता है कि या फिर दोनों पर बराबर बढ़ती उम्र के साथ साथ उन पर प्रभाव पड़ सकता है? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। जब हम डिसीज को इवेल्युएट करते हैं तो शीतल, हम हमेशा रिस्क फैक्टर्स बनते हैं। एज नो डाउट इज ए फैक्टर, बट आज भी हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ हैं जो कि 80, 85, 90 पे भी बिल्कुल ठीक ठाक है,
दिमाग भी ठीक ठाक है, तो हम हमेशा रिस्क फैक्टर्स को इवेल्युएट करते हैं। तो अल्कोहल इज अ रिस्क ठीक फैक्टर, है। स्मोकिंग इज अ रिस्क फैक्टर, जो कॉन्कोमिटेंट बीमारियां वो रिस्क फैक्टर्स हैं, और उससे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि मेरे परिवार में मुझे कितनी जगह मिलती है, मैं कितना खुला हूँ, मेरी कितनी परवाह की जाती है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं। प्लस मैं कितना शांत रहता हूँ, मैं कितनी अच्छी स्लीप लेता हूँ, ये सब चीजें हैं जो डिटरमिन ठीक है। जेनेटिक हिस्ट्री है। ठीक है मेरे डॉक्टर परिवार साहब, में मेरे मेरे माँ साथ। बाप जी। जी। ठीक है। चुका। ठीक है, समय समय थोड़ा कम है डॉक्टर नरेश जी, इसलिए थोड़ा समय कम दे पा रहा हूं। डॉक्टर अनुपमा जी, आखिरी सवाल रहेगा, छोटा सा संदेश मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को दें, खासतौर पर इस बीमारी के संबंधित, क्योंकि समय भी कम है और थोड़ा जल्दी से अगर आप 20 से 25 सेकंड में खत्म करेंगे तो उतना समय जो है उतना समय मेरे पास भी है। जी डॉक्टर अनुपमा जी। हाँ जी। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि आप फिजिकली और मेंटली अवेयर रहें और इस डिजीज के लिए भी अवेयर रहें और डॉक्टर्स से अपना चेकअप करवाते रहें। और यदि किसी भी तरह का ठीक है। अल्जाइमर से संबंधित कोई भी सिम्टम देखें तो प्लीज तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपना पूरी तरह से ट्रीटमेंट लें। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में और लोगों तक ये सारी बातें पहुंचाने के लिए, क्योंकि लगातार हम हेल्थ की बात में अलग अलग विषय लेकर आते हैं। जो भी बीमारी आज कॉमन या फिर आम लोगों में देखी जाती है, आमतौर पर देखी जाती है, उनको लेकर हम आपके सामने आते हैं ताकि जो भी इन मुद्दों के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचे और आप अपने घर पे सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।